आइए, आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आज हम लोग स्कर्वी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल परिणाम शूल अनर्द्र शूल के बारे में चर्चा की गई थी। कुछ प्रश्न हैं, पहले वो ले लेते हैं। डॉक्टर संघमित्रा लोखंडे, इनका पेशेंट है, एक मेल है। हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिसीजेज, उनके फैमिली में कार्डियक डिसीजेज हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। थायराइड भी, थायरोक्सिन की मात्रा यानी हाइपरथायरॉयडिज्म भी है, लेकिन किसी प्रकार के सिम्टम नहीं है। ऐसे में हम क्या देवें? निश्चित रूप से कारण तो विद्यमान है, लेकिन लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, परंतु ट्रीटमेंट तो आपको करना ही चाहिए। कार्डियक डिसऑर्डर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, थायराइड बढ़ा है, तो निश्चित रूप से यदि पेशेंट काउंसलिंग करिए तैयार है तो उसको वमन और विरेचन दोनों करा दीजिए। अगर वमन ना करा पाए तो विरेचन जरूर करा दीजिए। विरेचन से कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, थायराइडिज्म भी उसमें भी लाभ होगा। और वमन विरेचन करने के पश्चात कुछ औषधि दीजिए रोकथाम के लिए। एक तो पुष्कर मूल, अर्जुन छाल, गोक्षुर और विडंग। पुष्कर मूल, गोक्षुर, अर्जुन छाल और गोक्षुर, इनका या तो यौकुट कर ले, काढ़ा इसका देवें, या चूर्ण भी बना करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। इसके अलावा मेदोहर गुगुलू, कांचिनादि उगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ ये देवें। और इसमें लेखन बस्ती भी लगाएं। वमन विरेचन के बाद लेखन बस्ती भी, जो तो आपने लक्षण बताया, लक्षण तो नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, तो लेखन बस्ती इसमें काम करेगी। लेखन बस्ती में त्रिफला, नागरमोथा, सुंठी, गिलोय, वायविडंग, इन सबको 30-30 ग्राम लेकर के काढ़ा बना लें और बस्ती देवें। 16 बस्ती देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16 बस्ती में पेशेंट को काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। तो ये ट्रीटमेंट पेशेंट को कर देवें, ताकि आगे रोग ना हो पाए और इसके लक्षण भी ना हो पाए। उषा तभानी जी ने चिकुनगुनिया के बारे में पूछा है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप बहुत शुद्धि चिकित्सक हैं, डायग्नोस आपका अच्छा है। वास्तव में 1 हफ्ते से मेरे को खांसी आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने लेक्चर बंद नहीं किया। जहां मैं रहता हूं उस बिल्डिंग में 50 माला की बिल्डिंग है। हमारा जो ब्लॉक है वो 34 में है। मुंबई में कोरोना बहुत है। हमारी बिल्डिंग में भी लगभग 15-20 पेशेंट कोरोना के हो गए थे। पूर्णतः आना जाना बंद, हमारी बिल्डिंग सीज हो गई थी। मैं अपने डॉगी को घुमाने नीचे जाता था, खांसी हो गई। अब जैसे जानते हैं, खांसी हो गई तो बड़ी शंका कुशंका हो जाती है लोगों को। तब हमने बिल्कुल सावधानी पूर्वक दवाइयाँ चालू की। काढ़े का सेवन हमने अपने सब बहू को, बेटे को, हमारे पोता पोतियाँ हैं, उन सबको पिलाना चालू किया। उसमें मुलैठी, गिलोय, दालचीनी, लवंग, काली मिर्च और हल्दी,
इस काढ़े को हमने घर में तैयार किया और डेली सुबह शाम दोनों टाइम इसका प्रयोग किया। दूसरा, सीतोपलादी चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3 बार 4 बार शहद के साथ सेवन करा और कच्चे अजवाइन मुंह में डालकर चूसते रहे। ऐसा करने से विदिन 5 डेज हमारी खांसी जाती रही। अभी भी हम लोग काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं सावधानी के रूप में, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी कि आपने डायग्नोस अच्छा किया था और आपने चिंता की मेरे लिए। इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आपको, आप अच्छे चिकित्सक हैं, भगवान आपकी अच्छी प्रैक्टिस चले। डॉक्टर अंकिता चिकनगुनिया के बारे में भी चर्चा करते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन है, जैसा आप जानते हैं। जब पेशेंट आता है तो भयंकर ज्वर होता है और जोड़ों में बहुत भयंकर दर्द होता है, बुखार के साथ दर्द। ऐसी अवस्था में गिलोय घनबटी, आम बातारी रस और संजीवनी बटी 2-2 गोली प्रत्येक दिन में 3 बार लेना प्रारंभ करवा दें। साथ में त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, आम बातारी रस 250 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम दे करके पुड़ियाँ बना लें और ये पुड़ियाँ दिन में 2-3 बार रोगी को खिलाएं। एक काढ़े का सेवन कराएं जिसमें गिलोय, कंटकारी, मुलहठी और पंचकोल के द्रव्य, यह काढ़े का सेवन रोगी को देवें। इससे रोगी को निश्चित रूप से तत्काल आराम प्राप्त होगा। जब बुखार ज्वर न रहे, खत्म हो जाए, सिर्फ वेदना शेष रह जाए जॉइंट्स में, ऐसी अवस्था में फिर पेशेंट का विरेचन करा दें। आभ्यंतर स्नेहपान करके आप विरेचन करा दें। और अगर विरेचन कराने योग्य न हो तो पंचकोल काढ़े में 10 से 20 ml कैस्टर ऑयल डाल करके खाली पेट में दोनों टाइम देवें। इससे रोगी को आराम प्राप्त होगा। ज्वर बिल्कुल ना हो तब फिर पत्रपिंड श्वेत भी आप इफेक्टेड जॉइंट्स में कर सकते हैं, क्योंकि बाद में चिकनगुनिया में बुखार तो ठीक हो जाता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट आप करेंगी तो रोगी को लाभ होगा। लगातार आप 1 महीने ट्रीटमेंट में अपने को रखना चाहिए। डॉक्टर अंकिता रवेजा, इन्होंने हाइपोथायरॉयडिज्म कई बार अपन ने चर्चा की है। हाइपोथायरॉयडिज्म यह कफानुबंधी व्याधि है। इसमें जो थायरोक्सिन है वो कम मात्रा में उत्पादित होता है, जिससे ये बीमारी होती है। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले 5 दिन तक तो पंचकोल काढ़ा दें, प्रातः खाली पेट में दोनों टाइम। उसके पश्चात त्रिफला घृत और थोड़ा सा लवण डाल करके, सिंधु लवण डाल करके आभ्यंतर स्नेहपान करें, सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त करें और वमन करा दें। वमन करने के पश्चात विरेचन कराएं। वमन के 15वें दिन विरेचन आएगा। 9वें, 10वें, 11वें दिन, वमन के 9वें, 10वें, 11वें दिन पुनः अभ्यंतर स्नेहपान करें बढ़ी हुई मात्रा में। और 12वें, 13वें, 14वें दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य श्वेत, और ऐसा खान पान दें जो कि कफवर्धक या पित्तवर्धक न हो। और 15वें दिन विरेचन दे दें। उसके पश्चात फिर वमन विरेचन करने के पश्चात फिर आपको दवाइयाँ देना है। इसमें पिपल्यादि चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार। साथ में जो मैं योग हमेशा बताता हूँ, वो प्रयोग आप करें। जो जल कुंभी होती है, जो स्थिर जल में प्राप्त होती है, जल कुंभी, उसके पत्ते तोड़ करके सुखा लें
और जला दें। फिर ये 1000 mg की कैप्सूल तैयार कर लें। 2 कैप्सूल दिन में 2 बार देवें। इससे हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा लाक्षणिक चिकित्सा, हाइपोथायराइडिज्म में थोड़ा से मोटापा बढ़ जाता है तो मेदोहर गुग्गुल, कांचनाद गुग्गुल 2 गोली दिन में 2 बार। औषधियों में त्रिफला चूर्ण, विडंग चूर्ण, नागरमोथा, त्रिफला, विडंग चूर्ण, नागरमोथा और कांचनार छाल, इनका चूर्ण तैयार करके 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार पेशेंट को देवें। वंदना पाठक जी, इनका प्रश्न है एमेनोरिया नहीं है, पीरियड्स भी नहीं हुए, लेकिन ऑलिगो मिनोरिया है, स्कैंटी ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये व्याधि होती है। ऐसी अवस्था में इसमें पहले संशोधन कराएं, बौन विरेचन कराएं। बमन न हो सके तो विरेचन जरूर कराएं और विरेचन के पश्चात फिर औषधियों का सेवन करें। जैसे इसमें कुमारी आसो 20 ml भोजन के 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देवें। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को पानी के साथ। पुष्यानुक चूर्ण भी इसमें लाभ करता है, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। सामान्यतः लोग श्वेत प्रदर में ही पुष्यानुक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी वो लाभ करता है, उसका प्रयोग करें। इसके अलावा प्रदरांतक लौह 250 मिलीग्राम, स्लज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि संशोधन, क्योंकि डायरेक्ट कोई हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अपनी मेडिसिन नहीं है आयुर्वेद में, संशोधन कराने के बाद शरीर की जो प्रक्रिया है, जो कार्यशैली है, जो एक्टिविटी है अंगों की बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस की समाप्ति होती है। इसलिए संशोधन जरूर कराएं। मंजूश्री साहू, इन्होंने कार्यक्रम की तारीफ की है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं प्रोग्राम को। गायनिकोलॉजी डिसऑर्डर्स के बारे में एक लेक्चर चाहा है, बिल्कुल याद रखेंगे, कभी इस पर भी लेक्चर देने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर चैताली सिंह ने, उनका एक पेशेंट है, 2 बार अबॉर्शन हो गया है। पहली बार डीएनसी उन्होंने करवाई है, आईजीजी पॉजिटिव है। अभी लेप्रोस्कोपी करने के लिए एडवाइस दी गई है। ऐसे पेशेंट में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? 2 बार अबॉर्शन हो गया है, डीएनसी भी हो गई है, पेशेंट का मनोबल गिर जाता है, रोगी कमजोर हो जाता है। तो इसको सबसे पहले 3 माह तक पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए। प्रयास नहीं करना है कि प्रेग्नेंट हो। 3 महीना रेस्ट कराइए। इस दौरान पीपल के कोमल पत्ते 5, गिलोय का स्टेम, वटशृंग, बरगद के जो पत्ते निकलते हैं उसके पहले शुंग होती है, उसको वटशृंग बोलते हैं। और वट की लटाएं जो लटकती रहती हैं, तो वो आगे का पोर्शन जो है श्वेत वर्ण का होता है। करीब 7-8 नग कलेक्ट कर लीजिए। 5 पत्ते मैंने बताए, गिलोय लगभग 1 बीता 6 इंच की स्टेम ले लें, और वटशृंग और वट लटा, इनको लेकर के पानी के साथ अच्छी तरह पीस लें और सूर्योदय के पहले इसको छान करके अच्छी तरह पहले दक्षिण नासा से सूंघें, व वाम नासा से सूंघें और पेशेंट को पिला दें। यह लगभग 21 दिन इसका सेवन कराएं।
ऋतुकाल के चौथे दिन से। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा पेशेंट को रेस्ट कराएं और उसके पश्चात फिर गर्भधारण के लिए प्रयास करना चाहिए, तो निश्चित रूप से पेशेंट को सक्सेस मिलेगी। जब गर्भधारण हो तो फिर अन्य औषधियाँ भी पेशेंट को दी जाती हैं। तो गर्भ स्थापन के लिए मैंने औषधि आपको बताई, ये आप पेशेंट में कर सकते हैं। आप लेप्रोस्कोपी करा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट जो मैंने बताया वो आप करें। और जब गर्भधारण हो जाए तो गर्भपाल रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, मुक्ता प्रवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। 10 गुणरिष्ठ और कुमारी आसो लगातार सेवन कराएं। मोहम्मद शकील, इनका प्रश्न है स्लीप एपनिया ट्रीटमेंट, स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट। ये बहुत ही कॉमन व्याधि है स्लीप डिसऑर्डर में। इसमें रिपीटेटिव इंटरप्शन इन ब्रीदिंग थ्रू आउट द स्लीप साइकिल। जब व्यक्ति सो जाता है तो बीच बीच में सांस रुक जाती है, इंटरप्शन होता है, और एक विशेष प्रकार की आवाज़ भी आती है, स्नोरिंग आवाज़ भी आती है। इंटरप्शन को एपनियाज कहते हैं। वयस्कों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मुख्य कारण होता है वेट का बढ़ना, ओबेसिटी, which is associated with soft tissue of the mouth and throat. This soft tissue can cause the airway become blocked. माउथ में और थ्रोट में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। जब पेशेंट सोता है तो सांस लेने के दौरान ये सॉफ्ट टिश्यू अचानक एयरवे को ब्लॉक कर देते हैं और इस तरीके से इनके श्वास में इंटरप्शन हो जाता है। इसी को एपनियाज कहते हैं। इट इज़ ए कॉमन स्लीप डिसऑर्डर characterized by repeated interruption in breathing throughout the sleep cycle. इंटरप्शन को एपनियाज कहते हैं। जैसा मैंने बताया, वयस्कों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का जो मुख्य कारण होता है वो अधिक वजन बढ़ना, ओबेसिटी, जो कि सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द माउथ एंड थ्रोट, इनके कारण कभी कभी एयरवेज में ब्लॉकेज हो जाता है और जिसकी वजह से ये एपनियाज होना प्रारंभ करते हैं। तो निश्चित रूप से तय हुआ कि ओबेस पेशेंट में ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे पहले ओबेस की चिकित्सा, स्थूल की चिकित्सा करें। गुरुः चापतर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति कृशानाम ब्रह्मणार्थम च लघु संतर्पणम च तत्, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अक्सर हम लोग लेखन वस्ती स्थूल रोगी में देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि पहले वमन विरेचन कराएं, फिर आप लेखन वस्ती दें, तो निश्चित रूप से ओबेसिटी में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होता है। लेखन वस्ती आपको मैंने कई बार बताई, वमन विरेचन कराएं, लेखन वस्ती देवें, और फिर 15 दिन या 16 दिन की वस्ती लेखन वस्ती देवें। इसके पश्चात फिर पेशेंट में एक योग का प्रयोग करें। मैं अपने पेशेंट को देता हूं कच्ची अजवाइन का, कच्ची अजवाइन पेशेंट को बोलें कि मुंह में डालते रहें, चूसते रहें उसको, तो उससे पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। दूसरा, पेशेंट को जब सोए पेशेंट तो उसको गंडूस कवल धारण पेशेंट में कराना चाहिए, पंचकोल काढ़े का। पंचकोल काढ़े का गंडूस कवल करने से जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें मूवमेंट अच्छा होने लगता है और स्नोरिंग जो है या एपनिया जो है वो कम होने लगता है। तो ये गंडूस धारण जरूर कराएं। इसके अलावा 21 दिन का
नस से कोर्स करावें। इसमें अवपीड़न नस या धमापन नस देना है। इसके लिए विडंग, शिग्रु और वचा, इनको कपड़ चूर तैयार कर लें। 2 चम्मच भिगो के पानी में रख दें। जिस दिन नस देना है मसल के छान लें और 6 से 8 बूंद की मात्रा अवपीड़न के रूप में देना है। नियम वही है जो मैं बताता हूँ। 2 दिन स्नेह नस दीजिए, अणु तैल से या मालकांगली तैल से या ब्राह्मी तैल से नस देवें। 4 बूंद 2 दिन। प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न या धमापन देवें। अवपीड़न की मात्रा मैंने बताई 6 से 8 बूंद और धमापन 3 मुचटी वो चूर्ण लेकर के 6 अंगुल लंबी नली में डाल करके धमापित करना चाहिए। धमापन करना चाहिए नासा में, पहले दक्षिण में फिर वाम नासा में। 21 दिन का कोर्स करने से पेशेंट में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ये आप करके देखें। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर शकील संतुष्ट हो गए होंगे इस जवाब से। सतेंद्र पाल सिंह, इनका प्रश्न है, गर्भाशयगत रोगों में आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त का देना चाहिए या फलघृत का? अब गर्भाशयगत रोग बहुत हैं। ओवेरियन सिस्ट है, गर्भाशय में ही सिस्ट हो जाते हैं कई बार। इस प्रकार की व्याधि हो तो पंचतिक्त से आभ्यंतर स्नेहपान कराना चाहिए। और स्टेरिलिटी के संबंध में यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो फलघृत का आभ्यंतर स्नेहपान कराना चाहिए। यानी गर्भाशय में यदि रोग हैं किन्हीं कारण से, ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड है और किसी भी प्रकार की बीमारी यदि गर्भाशय में है, ऐसी अवस्था में पंचतिक्त घृत का आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। और उत्तर बस्ती यदि आपको देना है स्टेरिलिटी के संदर्भ में तो उसके पूर्व जो वमन विरेचन कराते हैं तो आभ्यंतर स्नेहपान फलघृत का आप कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष खरे, उन्होंने पेम्फिगस वॉल्गुरिस, पल्फिगस वुल्गेरिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। यह एक प्रकार की स्किन डिसीज है। इसमें बहुत ही पेनफुल फफोले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन एंड माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लिस्टर हो जाते हैं। और यह बीमारी इम्यून सिस्टम की विपरीत क्रियाकार करने से है। एक तो इम्यून सिस्टम कम होता है, ये हो गया, और दूसरा होता है ऑटो इम्यून डिसीज। जब ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाए तो समझना चाहिए कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर के विरुद्ध हो गया है, टिश्यू में वो विरुद्ध कार्य करने लगा है। एंड इट इज़ वेरी मोस्ट कॉमनली ये होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पेम्फिगस वल्गुरिस क्या है। इट इज़ अ rare autoimmune disease that causes painful blistering on the skin and mucous membrane। जैसा मैंने बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जो अंदर के टिश्यू है उनके विपरीत कार्य करने लग जाता है, जिसकी वजह से इस प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर भी संशोधन करना बहुत जरूरी है। स्किन डिसऑर्डर है और स्किन डिसऑर्डर में वौन विरेचन तो कराना ही चाहिए। वौन विरेचन कराने के पश्चात आप वस्ति भी देवें। वस्ति में जो त्वचा हर औषधियाँ हैं, मुस्त मदनम त्रिफला करंज आरगवध कलिंग यवाहा दारवी सप्तपर्णाह सिद्धार्थकम नाम चयति, इनकी औषधियों का काढ़ा बना करके वस्ति देवें। और उसके बाद लाक्षणिक ट्रीटमेंट पेशेंट को करें। ब्लिस्टर जब हो जाते हैं ऐसी अवस्था में चाल मोगरा तेल दिन में 3-4 बार पेशेंट में लगाएं। या आर्टिप्लेक्स लोशन आता है चरक कंपनी का, इसको 3-4 बार लगाएं। और सबसे पहले ऐसे पेशेंट में शोधन कराने के पश्चात
ही ट्रीटमेंट प्रारंभ करें। पंचनिम्न बटी 2 गोली सुबह शाम को, महामंजिष्ठादि क्वाथ 10 ml, खदिरा रिस्ट 10 ml, सब मात्रा पानी मिला के भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। ऐसा करने से पेशेंट को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। इसमें मरीचादि तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। लगाने के लिए चाल मोगरा तेल या अल्टीप्लेक्स लोशन ये पेशेंट में लगाना चाहिए। इसके अलावा हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार। बहुत ज़्यादा अगर खुजली हो, खुजली लक्षण तो नहीं होता है, लेकिन यदि भाई दबे जब ब्लिस्टर ठीक होने लगते हैं तो कंडू होता है, ऐसी अवस्था में टैबलेट टेक्जिमा का भी प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। अब आइए हम उन चिकित्सकों का नाम लेना चाहेंगे जो कि इस कार्यक्रम को निरंतरता बनाए रहते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर पंकज शुक्ला, डॉक्टर सुनील रातौरी, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक महेंद्र चतुर्वेदी जी, विनय मित्तल जी, संजय जी जो कि बम्बई के मुलुंड के ही हैं, गौरव जी, निर्मला सवाल जो कि नेपाल से हैं, हमेशा कार्यक्रम को सुनती हैं, जिज्ञासा भी प्रकट करती हैं, विकेश महाजन जी, डॉक्टर तबरेज अली जी, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी, डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव, आरोग्यम आयुर्वेद, अश्विनी कुमार साहू जी, महेंद्र कौशल, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर मनीषा विशाल, भूकिया रवि जी, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर ज्योतिबाला डामोर जी, सलोनी गुप्ता जी, रजनीश, डॉक्टर अर्चना जायसवाल, इनके भी रोज़ लगभग फ़ोन आते रहते हैं, सलाह लेती रहती हैं और अच्छी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती हैं। प्रमोद कटारिया जी, प्रशांत ससाने, डॉक्टर प्रदीप मनवी, डॉक्टर शुभम जैन, डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर भरत ठोक, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह और डॉक्टर अरुण शर्मा। तो यह हमारे सुधी चिकित्सक प्रत्येक दिन सुबह दोपहर पश्चात 4 बजे उपस्थित हो जाते हैं। आप सबको बहुत ही हार्दिक धन्यवाद। आइए आज स्कर्वी के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी कुपोषण जन्य व्याधि है। स्कर्वी रोग प्रायः उन व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है जो पत्तेदार सब्जियां, फल, नींबू, संतरे आदि का सेवन नहीं करते, क्योंकि इनमें भरपूर विटामिन सी रहता है। और जैसा आप जानते हैं स्कर्वी रोग का मुख्य कारण होता है जीवनी तत्व सी अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होना। जब एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी शरीर में कम हो जाता है तब यह बीमारी होती है। इसके साथ ही शरीर में आयरन, प्रोटीन आदि की कमी भी स्कर्वी रोग की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारण होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन सी की कमी हो, आयरन भी कम हो, प्रोटीन भी कम लेता हो तो समझिए कि स्कर्वी होना निश्चित है। भारत में स्कर्वी प्रायः कम पाया जाता है, लेकिन शुष्क प्रदेशों में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनमें अभी भी यह रोग बहुतायत में पाया जाता है। आइए निदान देखें तो ऐसा व्यक्ति जो संतुलित भोजन का सेवन न करता हो या उसको प्राप्त न होता हो, भोजन में
संतरा, मौसमी, नींबू, अनार, आंवला, टमाटर जैसे फलों का सेवन कम करता हो या उसको प्राप्त ना होते हो, आंतर्गत कृमि इंटेस्टाइनल वर्म्स होने पर भी एब्जॉर्प्शन ढंग का नहीं हो पाता और इसकी वजह से भी स्कर्वी हो सकती है। आंतर्गत जीर्ण ज्वर, आंतों में पुराने रोग जिनके कारण पोषक द्रव्यों का अवशोषण कम हो जाता है, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, प्रवाहिका आदि जो क्रॉनिक रोग हैं वो हो जाएं, उसकी वजह से भी आंत्र से अवशोषण की क्रिया कम हो जाती है और स्कर्वी रोग की उत्पत्ति ऐसे रोगियों में हो सकती है। आइए इसके लक्षण देखें। तो पहला लक्षण पेशेंट में भूख में कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती समय पर रोगी को, और मसूड़ों में शोथ हो जाती है, गम्स में शोथ, इन्फ्लेमेशन और रक्तस्राव भी होने लगता है। कभी कभी जो लंबी अस्थियां हैं शरीर की, उनके शीर्ष प्रदेश से भी रक्तस्राव होने लगता है। त्वचा में रक्तवर्ण के चकत्ते हो जाते हैं, लेकिन उनमें खुजली नहीं होती। एनीमिया हो जाता है, रक्ताल्पता, दांतों के बीच में एक विशेष प्रकार की पपड़ी बन जाती है, पूरे शरीर में वेदना होती है, खासतौर से जोड़ों में दर्द अधिक होता है, दुर्बलता की अनुभूति करता है रोगी, सुस्ती एवं थकान ये भी एक प्रमुख लक्षण है। ऐसे रोगी में व्याधि क्षमत्व कम हो जाता है, जैसे अनेक प्रकार के रोग भी पेशेंट में आ सकते हैं। शरीर के घाव यदि हो जाएं तो बहुत देर में वो भरते हैं, बहुत ही सावधानी से उनकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है, तब वो घाव भरते हैं। चिकित्सा में सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, जिनके कारण ये हो रहा है उनका सेवन ना करें, बैलेंस डाइट का सेवन करें, ताजे खट्टे फलों का अधिक से अधिक सेवन करें, जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, टमाटर, अमरूद आदि जिसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, उनका सम्यक सेवन कराएं। दिनचर्या का विधिवत पालन करें, सम्यक रूप से लाइफ स्टाइल सुधारें। पथ्यापथ्य का भी नियमानुसार सेवन करें, जैसे तली मली चीज़ें हैं, बेसन है, मैदा है, फास्ट फूड है, कटु उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन ना करें, और जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है उसका अधिक मात्रा में सेवन करें। औषधियों में आमल की चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 या 3 बार देवें, इसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में प्राप्त है। अमलक्यादि रसायन, अवलेय भी आता है इसका, अवलेय आए तो 5 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ इसको सेवन कराएं। नागकेसर और धाय पुष्प चूर्ण, रक्तस्राव यदि हो रहा हो, जैसे मैंने बताया लंबी अस्थियों के जो शीर्ष भाग है उसमें रक्तस्राव होता है, गम्स के माध्यम से भी कई बार रक्तस्राव होता है, ऐसे पेशेंट में नागकेसर और धाय पुष्प 50-50 ग्राम लेके बारीक चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार देवें। इससे गम्स का शोथ भी जाता रहता है और रक्तस्राव भी बंद हो जाता है। च्यवनप्राश भी अच्छा है, इसमें विटामिन सी तो होता ही है और अन्य तत्व भी जो शरीर के लिए उपयोगी हैं, आयरन है, प्रोटीन है, वो सब च्यवनप्राश में प्राप्त होता है, उसका सेवन कराना चाहिए। आसो अरिष्ट में अश्वगंधारिष्ट और द्राक्षासव। अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, द्राक्षासव 2 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन पेशेंट में कराएं। रस औषधियों में प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम,
बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, बोलबद्ध 250 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं। एक और योग मैं बताना चाहूँगा, शंख भस्म 250 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, मुक्ता पुराल पंचामृत 60 मिलीग्राम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शंख भस्म 250 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, मुक्ता पुराल पंचामृत 60 मिलीग्राम। यह दिन में 3 बार शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा पंचवल्कल क्वाथ से गंडूस कराएं। पंचवल्कल वट है, निम्ब है, पीपल है, ऐसे 5 प्रकार के पंचवल्कल होते हैं। इसमें से 2 या 3 भी मिल जाए तो चलेगा। इनका काढ़ा बना लें और काढ़े से गंडूस और कवल कराएं प्रत्येक दिन। इससे स्तंभन क्रिया होगी और गम्स में जो स्वेलिंग और रक्तस्राव जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्फटिका से युक्त जल का कवल, ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो स्फटिका को थोड़ा पानी में मिला करके और उसका कवल धारण कराएं, गंडूस धारण कराएं। इससे निश्चित रूप से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। इसके अलावा वाह्य अभ्यंग पेशेंट में कराएं, स्वेदन भी कराएं, उससे पेशेंट में ताकत आती है। अश्वगंधा बला तैल से या लाक्षादि तैल से अभ्यंग कराना पूरे शरीर में श्रेष्ठ रहता है। अश्वगंधा बला तैल की मात्रा बस्ती का भी सेवन कराएं। 30 ml की मात्रा भोजन के बाद पेशेंट को देवें लगातार 11 दिन 21 दिन तक। इससे भी रोगी को आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं, पेशेंट को अच्छा लगता है और जो विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन आदि कमी होती है उसकी पूर्ति भी पेशेंट में होती है। खान पान में ध्यान रखें, पत्तेदार सब्जियां, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स भोजन में जरूर अपनाएं। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन ना करें, अधिक मात्रा में फैट भी ज़्यादा ना करें, नॉर्मल वैल्यू में जो सेवन करते हैं वो करें। और साथ साथ में जिसमें विटामिन सी है, जैसे आंवला है, अमरूद है, संतरा है, मौसमी है, नींबू है, इनका प्रतिदिन भोजन के साथ सेवन करना चाहिए, जिससे विटामिन सी की कमी शरीर में न आए। तो इस तरीके से आज हमने स्कर्वी के बारे में चर्चा की। आप लोग धैर्यपूर्वक सुनते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय आयुर्वेद।